हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे हैं। तो हम केमिकल काइनेटिक जो रासायनिक बलगतिकी था उस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने समाकलित वेग समीकरण में जीरो ऑर्डर मतलब शून्य कोटि की अवक्रिया को हमने देख लिया था। उसमें जो समाकलित वेग समीकरण था वो निकाल लिया था और उसका ग्राफ भी बनाना सीख लिया था हमने, और उसका अर्धायुकाल भी देख लिया था। तो उसकी हमने तीनों चीजें देख ली थी। अब हम देखते हैं प्रथम कोटि की अवक्रिया। जो प्रथम कोटि की अवक्रिया होती है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसके लिए समाकलित वेग समीकरण देखेंगे और ग्राफ देखेंगे और क्या देखेंगे, अर्धायुकाल देखेंगे। इन तीनों चीजों को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं सारी चीजें बीच बीच में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें लिखूंगा ऊपर से, तो ये सारी चीज समझ में नहीं आएंगी। तो मैं सीधी डेरिवेशन से ही स्टार्ट करता हूँ। तो अब डायरेक्ट डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। माना कि क्या हुआ है, जो रिएक्टेंट थे वो सीधे किस में परिवर्तित हुए हैं, प्रोडक्ट में परिवर्तित हुए हैं। किस में परिवर्तित हुए हैं, प्रोडक्ट में परिवर्तित हुए हैं। तो हमने माना जो t इक्वल टू 0 है, मतलब टाइम जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तब जो प्रोडक्ट है वो माना कितने हैं, r है। कितने हैं, r है। और प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। रिएक्टेंट कितने थे, r है, और प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 0। अगर मैं बोलूं, सॉरी आर नॉट मान लो इसमें, क्योंकि स्पेशल मानना पड़ेगा, आर नॉट है। अगर मैं t इक्वल टू टी पर बोलूं, क्या बोलूं, अगर मैं t इक्वल टू टाइम टी बाद बोलूं, तो आप रिएक्टेंट को देखोगे तो वो कितने बचे हैं, तो आप बोलेगे कि उस रिएक्टेंट बचे हैं आर बचे हैं। और जो x है वो प्रोडक्ट बन चुके हैं, उसी प्रकार मैं इसमें दूसरी चीजें लिखना चाहूँ कि माना कि आपने जो रिएक्शन स्टार्ट हुई थी उस टाइम रिएक्टेंट ए थे। माना कि ए रिएक्टेंट बने हैं, और जब जो टाइम टी समय बाद आपने देखा कि प्रोडक्ट कितने बन गए, एक्स बन गए। तो ए में से क्या करोगे, एक्स माइनस ई तो करोगे, जब भी तो ये रिएक्टेंट की संख्या आएगी, जब भी तो रिएक्टेंट की संख्या आएगी ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो यही करना है बस। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने कैसे लिखा है, आगे समझ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, आगे हमें करना है वेग समीकरण लिखना है। वेग समीकरण लिखना है तो किसी भी अपक्रिया का वेग समीकरण कैसे लिखते हैं, तो वेग इक्वल टू कैसे लिखते हैं, वेग इक्वल टू लिखते हैं कि रिएक्टेंट आर की पावर ए, क्योंकि प्रथम कोटि की अपक्रिया है। ये चीज समझ में आ गई होगी। और मैंने अपने ही लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको वेग लिखना सिखाया था। उसमें वेग कैसे लिखना सिखाया था, तो वेग इक्वल टू लिखना सिखाया था। रिएक्टेंट है तो क्या है, घटेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, डी रिएक्टेंट आर अपॉन डी टी। ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो लिखा है मैंने किससे लिखा है, ये लिखा है द्रव अनुपाती नियम के अनुसार, मैंने आगे लेक्चर में बताया है। और ये जो लिखा है वो मैंने कैसे लिखा है, औसत वेग लिखना सिखाया था, ताक्षणिक वेग लिखना सिखाया था, उनके अनुसार लिखा है। तो सिंपली इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि वेग वेग है, तो इन दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। सिंपली बराबर कर दो आप डायरेक्ट, आर इक्वल टू डी टी इक्वल टू के आर की पावर 1 है, उसे लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो ये आर है उसे इधर कर देते हैं, मतलब सेम सेम एक साइड ले आते हैं। तो आर वाली सेम साइड एक साइड ले आते हैं, तो माइनस डी आर अपॉन आर। ये आपको दिख रहा होगा सब। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ, साफ दिख रहा है। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, मैं बहुत छोटे छोटे लिख रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन बड़ी है। इक्वल टू के डी टी, वैसे मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। ये चीज समझ में आ गई है। ये जो माइनस का चिन्ह है, अगर मैं इस पूरे समीकरण में माइनस का गुणा कर दूं तो क्या होगा, ये जो माइनस है उसका माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सिंपली समझ में आ गया। अब इसका हमें क्या करना है, समाकलन कर दो। क्या कर दो, समाकलन करना है। समाकलन करेंगे
तो इसका भी समाकलन करते हैं, इसका भी समाकलन करते हैं, इसका समाकलन कर दो, इसका भी समाकलन कर दो। तो सिंपली क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने पर जो आएगा लिखेंगे उसे ln r। समाकलन करना तो आज सबको आता ही होगा। ये जो नीचे है वो ln में पहुंच जाता है। 1/x का समाकलन क्या होता है, इधर बता देता हूँ। 1/x का समाकलन क्या होता है, ln x होता है, सबको पता ही होगा। 1/x का समाकलन ln x होता है। उसी प्रकार x नीचे है तो इस प्रकार जिसमें क्या है r नीचे है तो इसे ln r कर देते हैं। ये चीजें आपको पढ़ी होंगी आपने समाकलन में, तो वही लिखा है मैंने। और जो k है वो क्या है, कांस्टेंट है तो k बाहर आ गया। dt का समाकलन क्या होता है, t प्लस एक कांस्टेंट आता है जिसे समाकलन कांस्टेंट कहते हैं, जो होता है c। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे करते हैं। ये जो लिखा है मैंने, ये जो लिखा है उससे समीकरण एक नाम दे देते हैं। क्या देते हैं, एक समीकरण नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं, एक समीकरण नाम दे देते हैं, समीकरण एक नाम दे देते हैं। अब आगे करते हैं। आगे करते हैं सिंपली इसमें जो माना कि हमने माना, क्या माना है, क्या माना है, माना क्या कि t इक्वल टू 0 पर, टाइम 0 पर जो रिएक्टेंट थे, जो r थे, वो कितने थे, टाइम 0 पर रिएक्टेंट कितने थे, r0 थे। तो कितने थे, r0 थे। समझ में आ गया। तो इसका मान इसमें रखना है। तो तब क्या होगा, तब क्या होगा, ln r है उसे ln नॉट लिख देंगे, ln r है ln नॉट लिख देंगे, इज इक्वल टू, क्योंकि r को r नॉट लिखना। kt है, kt है मतलब t का मान कितना है, 0 है, तो kt का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू c। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसे समीकरण 2 नाम दे दो। समीकरण 1 है ये है, समीकरण 2 वो है। अब सिंपली समीकरण 1 और 2 से, सिंपली समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर समीकरण 1 में ये है, इसमें 2 का मान रखना है। तो सिंपली रख दो सिंपली। तो रखना है, क्या लिखना है, तो ln r है इज इक्वल टू माइनस kt है। c की जगह पे क्या रखना है, c की जगह पे लिखना है ये ln r नॉट। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। तो जो r नॉट है, ln r नॉट है, उसे इधर ले आओ, ठीक है, ln r नॉट है उससे इधर ले आओ। तो सिंपली लेके आना है ln r, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ln r नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए, इस माइनस के चिन्ह को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, सब में क्या कर देंगे, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो सिंपली इसे आगे लिख देते हैं हम। तो ln r नॉट माइनस ln r इज इक्वल टू kt। ये समझ में आ गया होगा आपको, ये समझ में आ गया होगा आपको, आ गया होगा। तो अब क्या एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर ln a माइनस ln v है तो उसे आप ln a अपॉन v लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो a है वो प्लस का है ऊपर आता है, वो माइनस का है वो नीचे आता है। तो सिंपली इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसमें लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे ln r नॉट है वो ऊपर आ जाएगा, r है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू के टी। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। समीकरण 3। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
इससे ही हम 2-3 फॉर्मूले बनाते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, इस फॉर्मूले को आप याद रखना। अब सिंपली क्या करना है, अब इससे हम फॉर्मूले बनाते हैं। इससे हम फॉर्मूले 2 तरीके से बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे, एक इधर। ठीक है, इसमें क्या रखना है, ln है, इसमें से t है, t को इधर लेके आएंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल्स टू 1/t हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में था तो भाग में जाएगा। तो ln r0 अपॉन r, और ln है अगर उसे log में चेंज करते हैं तो 2.303 का गुणा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। ये जो फॉर्मूला है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी तो आपको वेग स्थिरांक का मान पूछ लेता है, कभी कभी टाइम पूछ लेता है, इसमें प्रारंभिक सांद्रता भी पूछ लेता है, या फिर टाइम टी बाद, टाइम समय बाद, मतलब कि 5 मिनट बाद आपकी सांद्रता कितनी बचेगी, तो वो ये भी पूछ लेता है। तो इसमें जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें पूछ लेता है। अब हमें निकालना है इससे एक और फॉर्मूला। क्या निकालना है, एक और फॉर्मूला निकालना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो है ln r0 अपॉन r इक्वल टू kt है। अगर इस ln को हटाना है तो क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखते हैं, एंटी लॉग एंटी लॉग लेंगे तो जो r नॉट अपॉन r इज इक्वल टू e की पावर माइनस kt हो जाए। समझ में आ गया, ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। सिंपल वही चीजें लिखी हैं, सॉरी प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, प्लस का kt आएगा, प्लस का kt आएगा। अगर इसे माइनस में चेंज करना है तो ये चेंज हो जाएंगे। तो ये इसे चेंज कर देंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा r नॉट e की पावर kt। इसका मान, सॉरी ये फॉर्मूला निकल के आएगा। यहाँ पर जगह कम थे इसीलिए मैं यहाँ पर समझेता हूँ या ये फॉर्मूला कैसे निकाला है, डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो। तो ये जो है, अगर मैं माइनस में kt को लूँ, kt को अगर मुझे इसको माइनस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको नीचे करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, r अपॉन r0 इक्वल टू माइनस kt, यहाँ पे ln था। समझ में आ गया। अब सिंपली ln को हटाना है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, r अपॉन r0 इक्वल टू e की पावर में ये चढ़ जाता है, kt हो जाता है, ये इसका एंटी लॉग हो गया, अब सिंपली r का मान निकाल सकते हैं। r का मान निकालोगे तो क्या है, ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, ये फॉर्मूला निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी ये तीसरा है, समीकरण तीसरा। तो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है, ये दोनों फॉर्मूलों को याद रखना। और इन दोनों पे बेस्ड मैं ग्राफ बनाता हूँ, तो चलो करते हैं, इन दोनों पे बेस्ड हम ग्राफ बनाएंगे। चलो करते हैं, हम इन पर ग्राफ बनाएंगे। तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो। तो अब मैं इरेज कर देता हूँ, इधर वाले को इरेज कर देता हूँ, मैं इधर ही ग्राफ को बना के दिखा दूंगा। क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पे ग्राफ बनाएंगे। तो इस फॉर्मूला को मैं इधर लिख लेता हूँ, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r।
यही फॉर्मूला है, सेम उतार लिया मैंने। सॉरी, यहाँ पे मैंने मिटा दिया है, वहां पे आपने नोट्स बनाए हो तो मैंने लिखा था कि आर नॉट लिखा था, उसकी जगह पे मैंने क्या लिखा था, आर नॉट इक्वल टू लिखा था माना ए है, ठीक है, और आर है मतलब टी समय बाद, टी समय बाद कितना बता था, ए माइनस एक्स बचा था। सिंपली मैं सिंपली इस मान को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, इस ए आर नॉट के ए लिख सकता हूँ और ए माइनस एक्स को भी लिख सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं सीधा आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। तो जो टी है उसे इधर ले जाता हूँ, के को इधर लाएगा हूँ, क्योंकि हमें टी और इसके मध्य ग्राफ बनाना है, टाइम और इसके मध्य ग्राफ बनाना है। तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये चीजें समझ में आ गई। अब सिंपली हमें ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना है समय मतलब कि टाइम और लॉग आर नॉट अपॉन आर के मध्य ग्राफ बनाना है। यहाँ पे 0 है, इसके मध्य हमें ग्राफ बनाना है। तो ये इससे आपको क्या समझ है, टी और इसके मध्य क्या ग्राफ संबंध में आ रहा है, इसके और इसके मध्य जो संबंध में आ रहा है वो आप देख सकते हो, क्या संबंध में आ रहा है। मैं आपको अगर फॉर्मूला लिखूं, अगर मैं लिखूं y बराबर mx प्लस सी, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, एक सरल रेखा का फॉर्मूला है, सरल रेखा जिसमें आपको सी नजर नहीं आ रहा होगा, सी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको सिंपली एम ये है, एम ये है, एक्स ये है, ये नजर आ रहा होगा बट सी नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है, और सरल रेखा का समीकरण है और समानुपाती है, तो सिंपली आपको क्या होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी, एक सरल रेखा प्राप्त, सरल रेखा प्राप्त होगी। तो अगर आपसे कोई पूछे, मैं यहाँ पे गोला कर देता हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसकी ढाल क्या होगी, ये जो ग्राफ बनाया है आपने उसकी ढाल क्या होगी, ढाल, ढाल मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब कि m का मान, m है, m का मान कितना है 2.303 अपॉन के, ये है 2.303 अपॉन के, जो m का मान है वो ये है। आपसे कोई पूछे कि सर इसकी जो अंतःखंड है, अंतःखंड मतलब c है, उसका मान क्या होगा, तो सर अंतःखंड दिया ही नहीं है तो उसका मान कहाँ से होगा, तो अंतःखंड का मान कोई पूछेगा ही नहीं, और कोई पूछे भी तो उसमें आपको 0 नजर आ जाए तो वहां पे 0 पे टिक करके निकल आना, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई, तो मैं इसे इरेज कर दूं, इरेज कर दूं, अब मैं एक और ग्राफ बताने वाला हूँ, ग्राफ बताऊंगा इस पे बेस्ड। ये जो है, अगर आपसे कोई पूछे कि सर मेरे को इसके मध्य, इसके मध्य और इसके मध्य टाइम है, उसके मध्य ग्राफ बना के दिखाओ, जो समय है, जो समय है और जो एल एन आर, जो मतलब टाइम टी के बाद जो सांद्रता थी उसके मध्य ग्राफ बना के देखो। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आर मतलब टाइम टी बाद जो सांद्रता थी उसके मध्य और टाइम टी के बाद ग्राफ बना के दिखाओ। तो मैं सिंपली इस फॉर्मूले पे बेस्ड ग्राफ बना के दिखाऊंगा, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सॉरी स्टूडेंट, जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए, अभी लाइट चली गई थी इसीलिए। अब हम इस जो समीकरण है, ये जो समीकरण है उस पर हम ग्राफ बनाना देख रहे थे, तो ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए ऐसा एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेते हैं। हम एक्स अक्ष पर क्या ले लेते हैं, समय को ले लेते हैं, टाइम को ले लेते हैं, ठीक है। और जो वाई अक्ष है, जो वाई अक्ष है उस पर क्या ले लेते हैं, एल एन आर को ले लेते हैं, एल एन आर को ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या है, 0 है।
तो एल एन आर और टाइम के मध्य, एल एन आर और ये टाइम के मध्य हम ग्राफ बना रहे हैं। तो एल एन और टाइम के मध्य ग्राफ बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है उसको आप जो सरल रेखा का समीकरण है उससे कंपेयर करके देखते हैं। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो सभी पर आता होगा। ये जो समीकरण है वो सरल रेखा का समीकरण है। तो कंपेयर करके देखते हैं, जो y है वो क्या है, ये है, x है वो क्या है, t है। तो हमने y और x के मध्य ही ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाया है। तो ये जो है इसमें और जो सरल रेखा का समीकरण है उसमें क्या क्या अंतर नजर आ रहा है आपको? सिर्फ ये माइनस का अंतर नजर आ रहा हो, माइनस का अंतर नजर। तो इसका मतलब है ये जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार बनेगा। अब आपसे कोई पूछे कि एम मतलब कि ढाल, क्या ढाल, और जो सी है, सी क्या है, अंतःखंड, अंतःखंड मतलब कि सी। इन दोनों को पूछे तो आप क्या बताओगे? तो आप कंपेयर करके देख सकते हो। एम है वो क्या है, एम है वो क्या है, माइनस के है। एम है वो क्या है, माइनस के है, ठीक। और जो सी है वो, सी है वो क्या है, एल एन आर नोट है, एल एन आर नोट है, क्या है, एल एन आर नोट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपने, ये ग्राफ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो मैंने जो दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो ये फॉर्मूला था, एक क्या था, एक था आर, क्या था, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर के टी, ये फॉर्मूला था। दो फॉर्मूले, एक इससे भी। इन तीन फॉर्मूले को याद रखना। आपसे इसमें से किसी से भी वो सॉरी ग्राफ का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने ग्राफ को आपको समझा दिया। अब बचा है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल मतलब कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड, मतलब सॉरी हाफ लाइफ टाइम पूछेगा मतलब अर्धायुकाल पूछेगा। तो अर्धायुकाल को निकालते हैं। अर्धायुकाल को निकालने के लिए हमें ओनली इस फॉर्मूले की आवश्यकता है, जिसकी इस फॉर्मूले की आवश्यकता है। तो मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ, इसमें आ जाएगा बस। तो इसे इरेज कर देता हूँ। तो आपको अर्धायुकाल तो सबको ही पता होगा, मैंने कल भी बताया था अर्धायुकाल क्या होता है। तो परिभाषा लिखने की जरूरत है नहीं इसमें, तो अर्धायुकाल लिख देते हैं। अर्धायुकाल, अर्ध आयु, अर्धायुकाल मतलब कि टी हाफ, टी हाफ। तो आप मेरे को ये बताओ, जो प्रारंभिक सांद्रता थी, जो प्रारंभिक सांद्रता थी रिएक्टेंट की, वो कुछ समय बाद सांद्रता आधी हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, उस टाइम को ही क्या कहते हैं, अर्धायुकाल। ये कल बताया था। सिंपली वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता क्या है, इसमें आर नॉट है, आर नॉट है, और कुछ समय के बाद, टाइम टी के बाद सांद्रता कितनी हो गई, आर हो गई, ठीक। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूं कि जो t इक्वल टू 0 था तब सांद्रता थी आर, ठीक। सो आर नॉट थी, ठीक है। अगर मैं सांद्रता को आधा कर दिया जाए, सांद्रता को आधा कर दिया जाए, तब जो टाइम होगा, तब जो टाइम होगा वो क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम होगा। यही हुआ ना, यही चीज मैंने कल बताई थी ना, यही चीज बताई थी ना। तो जो सिंपली जो मान है उसे इस समीकरण में लिख दो। तो क्या लिखना है, कि इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग आर नॉट अपॉन आर नॉट मल्टीप्लाई बाई 2। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आर अपॉन 2 है ना, आर नॉट अपॉन 2 है ना, उसे ऊपर पहुंचा दिया सिंपल। मैंने और कुछ नहीं किया है। जो आर, आर का मान है उसे रखा है, आर का मान ये रहा, और जो टी है उसे टी हाफ, बस सिंपली यही किया है। ये समीकरण आ गया। इसमें हमें टाइम निकालना है, अर्धायुकाल निकालना है। तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के इक्वल टू आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, तो लॉग
दो का मान कितना होता है? log 2 का मान सभी को याद होगा, log 2 का मान क्या होता है? कमेंट में जल्दी से बताइए जब तक मैं इसे लिख रहा हूं, क्या होता है? क्या होता है? 0.3010, यही होता है ना। अब सिंपली इसका मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपका हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा, मतलब अर्धायुकाल आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करने पर 0.693 आंसर आया। और ये जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट ऑर्डर का अर्धायुकाल, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल ये निकल गया है। इस फॉर्मूले पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी कभी नहीं भूलना है, इस फॉर्मूले को भी याद कर लेना है। तो मैंने अभी आपको अर्धायुकाल बता दिया, अर्धायुकाल ये बता दिया, ग्राफ भी बता दिया, और मैंने डेरिवेटिव समाकलित वेग समीकरण भी बता दी। समाकलित वेग समीकरण 2-3 आए थे, एक ये रहा, एक ये रहा, इन सबको याद रखना है। ये सारी चीजें मैंने बता दी प्रथम कोटि के लिए। अब इससे एक टॉपिक और बचा है, सेकंड ऑर्डर की अवक्रिया है, जो द्वितीय कोटि की अवक्रिया है, उसे हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जब आप बीएससी, एमएससी या फिर उससे भी बड़ी डिग्री पीएचडी वगैरह करोगे, तब आपको द्वितीय कोटि की अवक्रिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए ये प्रथम कोटि की अवक्रिया पढ़ो। इसके बाद एक और है, एक क्या है, एक और है, उससे बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि की अवक्रिया, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब कि छद्म प्रथम कोटि अवक्रिया। इसमें क्या होता है, आपको नजर तो आती है कि ये क्या है, द्वितीय कोटि की अवक्रिया है। आपको दो रिएक्टेंट दिखेंगे, तो आपको लगेगा एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, तो इसका मतलब दो है, तो दो कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की। बट वो एक्चुअल में प्रथम कोटि की होती है। क्या होती है? एक्चुअल में प्रथम कोटि की होती है। इसे ही हम कहते हैं छद्म प्रथम कोटि अवक्रिया। तो सिंपली इसी टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, तो इस सारे को नोट डाउन कर लो, इरेज करता हूं। अब क्या पढ़ेंगे? छद्म प्रथम कोटि अवक्रिया। छद्म प्रथम कोटि अवक्रिया क्या होती है कि जो रिएक्टेंट होते हैं उसमें दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो हमें लगेगा कि वो द्वितीय कोटि की है या तृतीय कोटि या चतुर्थ कोटि की है, बट वो एक्चुअल में प्रथम कोटि की होती है। उसे ही हम छद्म प्रथम कोटि अवक्रिया कहते हैं। इसके जो मैंने अभी बोला है उसे जस्ट आप लिख भी सकते हो, मैं यहाँ पे लिखा नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल से थ्रू समझा रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ कि हमने कोई एस्टर लिया, माना कि कोई एस्टर लिया, क्या लिया? एस्टर लिया, तो CH3 COO C2H5, ये एस्टर है। इसकी अवक्रिया हमने किससे के साथ कराई? जल के साथ। किसके साथ कराई? जल के साथ कराई। क्या है ये? एस्टर है, एस्टर है, और किसके साथ कराई है? जल के साथ। तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? एक तो एसिटिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा? एसिटिक एसिड बनेगा। एक क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। क्या है ये? एसिटिक एसिटिक एसिड एंड एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एसिडिक एसिड है एंड एल्कोहल। ठीक। अगर मैं एस्टर की अवक्रिया जल के साथ कराता हूं तो एसिडिक एसिड एंड एल्कोहल बनता है। ठीक है। इसमें आपको क्या दिख रहे हैं? दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं, दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं। तो हम समझते हैं कि जो दो रिएक्टेंट है उसका वेग जिन दो रिएक्टेंटों पे आधारित है, तो इसका जो वेग लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? वेग इक्वल टू लिखेंगे के, वेग स्थिरांक है, एस्टर CH3 COO C2H5 एंड H2O। इसका वेग लिखेंगे, इसकी घात एक है क्योंकि पावर में आगे एक है, इसकी भी पावर एक है। तो एक और एक हमें कैसा लग रहा है? दो है, मतलब हमें ये कैसी लग रही है? द्वितीय कोटि की अवक्रिया है। बट जब हम देखते हैं, जब हमने देखा क्या देखा हमने? जब हमने देखा कि जो H2O है, क्या है? H2O है, उसकी सांद्रता को अगर हम बढ़ाएं या घटाएं
H2O है, उसकी सांद्रता को या फिर बढ़ाएं या फिर घटाएं, उस पर जो एसिटिक एसिड है और अल्कोहल है, जो एसिटिक एसिड है और अल्कोहल है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जल का बढ़ाने या घटाने पर एसिटिक एसिड और अल्कोहल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जल का रोल बहुत कम है, जल का रोल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, H2O का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसे हम हटा देते हैं, इसे हटा देते हैं। तो कैसे लिखेंगे बेग को, ये चीज आपको लिखनी है यहाँ पे हिंदी में। आप इसको हिंदी में लिखोगे, जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ उसे आप हिंदी में लिखते जाना। मैं लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसीलिए आप साथ में साथ लिखते जाना। तो इसका बेग कैसे लिखेंगे, बेग इक्वल टू लिखेंगे के CH3 COO C2H5, और जो जल है उसे हमने हटा दिया। तो ये जो है वो क्या है, प्रथम कोटि की है। इससे ही हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। जस्ट एक और एग्जांपल बताता हूँ, हम क्या लेते हैं, सुक्रोज लेते हैं। क्या लेते हैं, सुक्रोज। क्या है, एग्जांपल फर्स्ट ये है, एग्जांपल सेकंड ये है, C12H22O11। ये क्या है, सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज है। क्या है ये, सुक्रोज है। अगर मैं इसकी अभिक्रिया H2O से करा दूं, क्या है, H2O से करा दूं, तो क्या बनता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। क्या बनता है, एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। क्या बनता है, एक ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज। क्या बना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, इसीलिए आपको सेम नजर आ रहा है। आपकी आंखें खराब नहीं है या ना मेरे लिखने में कोई प्रॉब्लम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है इसीलिए। तो जो सुक्रोज है उसकी अपक्रिया हमने जल से कराया, तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होना है, इसमें अभी आपको सेम नजर आ रहा है जैसा मैंने ऊपर लिखा था। तो जो ग्लूकोज है, जो सुक्रोज है, सुक्रोज और जल की अपक्रिया कराने पर यह बना है। तो जो हम जल की अधिकता, जल की सांद्रता की अधिकता कर दें या फिर कमी कर दें, उस पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें मेन रिएक्टेंट मतलब मेन अवकर्मक क्या है, सुक्रोज है। तो ये भी क्या है, प्रथम कोटि अपक्रिया है, मतलब छद्म प्रथम कोटि अपक्रिया है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये सारी चीज आपको हिंदी में लिखनी है। तो हमारा ये लेक्चर खत्म हो चुका है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बातें करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।